नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस महा ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। हम पिछले 4 राज्यों के ओपिनियन पोल आपको दे चुके हैं और उसी के साथ 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं और उन्हीं सभी 5 राज्यों का बारी बारी से ओपिनियन पोल हम आपको दे रहे हैं। आखिरी ओपिनियन पोल हमने उत्तराखंड का रखा है और उत्तराखंड वो राज्य जहां की सियासत की गर्मी हमेशा से बढ़ती रही है। उत्तराखंड को राज्य बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इतने कम वक्त में लगभग 21 साल हुए हैं और 21 साल में 13 मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि 21 साल यानी लगभग 5 कार्यकाल होने चाहिए थे और 5 कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। लेकिन इस उत्तराखंड का सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों में से आप अपने हिसाब से आंकिए कि यहां पर 13 मुख्यमंत्री मिले हैं। किसी भी मुख्यमंत्री ने इस राज्य में अपना कार्यकाल आज तक पूरा नहीं कर पाया है, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी दत्त तिवारी को छोड़ के। उसके बाद उत्तराखंड की सियासत की गर्मियां हमेशा चढ़ी हैं। एक एक बारी में 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ है। हाल ही की बात कर लें तो उत्तराखंड में विजय बहुगुणा उससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद हरीश रावत को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिल्कुल नजदीक से अगर आप देखें और हाल ही के सालों की बात करें तो वहां पर सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा दिलाया गया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत की बयानबाजियों को देखते हुए फिर उनका पद छीना गया और उसके बाद फिलहाल में पुष्कर धामी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक पुष्कर धामी के चेहरे को वहां अभी पसंद नहीं किया जा रहा है और एक बड़े बदलाव की बयार उस उत्तराखंड में होती दिख रही है। एक उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास ये भी रहा है कि कोई भी पार्टी यहां एक बार से ज्यादा टिक नहीं पाई है। हर बार जनता बदलाव चाहती है और हर 5 साल में जनता बदल देती है। अब ये तो आप इसी से समझ गए होंगे कि 21 साल में 13 मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया तो सरकार कैसे बदलेगी? सरकार भी रिपीट नहीं होती है। हालांकि हर बार की पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करती हैं कि दोबारा से गद्दी पर बैठें। इसी के तहत भाजपा भी यही सपना देख रही है कि वो 2022 में फिर से राज्य की गद्दी पर बैठे, वहां पर सत्ता का शासन करे। ओपिनियन पोल से पहले आपको वहां के बड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं और बड़े मुद्दों के साथ साथ वहां पर आपको जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और राजनीति के पंडितों के मुताबिक जो वहां की सीटों की संख्या गिनती आ रही है, बड़े मुद्दे आ रहे हैं, उन सब की बात करेंगे। मेरे साथ हमारी सहयोगी सलोनी जुड़ी हुई है, वो मुद्दों की बात करेंगे और सनराइज न्यूज में खास सेगमेंट हेल्थ और स्पोर्ट्स को कवर करती है। मेरे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल आपको ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्ट्स पेश करते हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड से हो। तो सबसे पहले मैं विशाल का रुख करूंगा। विशाल, क्या कुछ राजनीतिक सियासी समीकरण रहने वाले हैं वहां पे? बिल्कुल उज्जवल, सबसे पहले तो मैं राजनीतिक समीकरण से पहले ये बताना चाहूँगा कि साल 2012 की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी उस समय जो स्थिति थी बीजेपी की बहुत सुधरी हुई भी थी और बहुत नहीं भी सुधरी हुई थी, ये हम कह सकते हैं। बीजेपी के पास 31 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास 32 सीटें आई। वहीं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी हमेशा से उत्तराखंड में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है और 2012 में उसको 3 सीटें मिली थी। बाकी जो सीटें बची थी वो अन्य दलों के खाते में गई। 2017 की मैं बात करूं, जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के पास 57 सीटें थी। तो उसके बाद जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस बहुत पिछड़ गई थी, 11 सीटों पर ही कांग्रेस सिर्फ सिमट गई थी। बाकी की जो सीटें थी वो अन्य दल और बीएसपी के पास पहुंच गई। लेकिन जब हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, हो सकता था कि 2017 के बाद से बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बहुत बेहतर स्थिति में आ सकती थी उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी लगातार 2017 से बैकफुट पर जाती हुई नजर आई है। उसकी खास वजह यह है कि बीजेपी अपना चेहरा सेट नहीं कर पाई है प्रदेश में, उत्तराखंड में। जहां एक तरफ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि वहां पर अब उत्तर प्रदेश बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है, लेकिन अगर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी को सिर्फ लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। ना तो वहां के मुख्यमंत्री को लोग पसंद करते हैं, ना तो वहां का बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा है जिसको लोग वहां पसंद करने का काम करते हैं। प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में 5 साल होने वाले आगामी चुनाव का बस कुछ ही महीनों के बाद अभी चुनाव हो जाएंगे। 3 बार मुख्यमंत्री बदल जा चुके हैं, जबकि लोगों की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर, जनता के कामकाजों पर कोई भी तीनों में से एक मुख्यमंत्री नहीं उतर पाया, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम प्रदेश की सत्ता नहीं संभाल पाए हैं और वो इस्तीफा दे के चले जाते हैं।
तीरथ सिंह रावत आते हैं, वो अपने बिगड़े बोल, अपनी नाकामियों की वजह से उनसे इस्तीफा दिलवाया जाता है या वो इस्तीफा दे देते हैं। बीजेपी लगातार जब इस्तीफा दिलवाती है अपने नेताओं से तो वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती है कि हाँ हमारा नेता खुद से जा रहा है, हम उसको नहीं कर रहे। फिर बीजेपी मैदान में एक नया नेता उतारती है और वो नया नेता था पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पिछले 4.5 सालों में तीसरे मुख्यमंत्री थे जो फिलहाल अभी साल भर या सवा साल से अभी टिके हुए हैं प्रदेश में। लेकिन जब हम प्रदेश की जनता से बात करते हैं, प्रदेश के लोगों से बात करते हैं, उत्तराखंड के किसानों से बात करते हैं तो वो भी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते। वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो नाराज़गी है वो दिख जाती है हमें। उसके बाद सबसे बड़ी जो पार्टी उत्तराखंड में जो रही है वो है कांग्रेस। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में एक नामी गामी चेहरा है हरीश रावत। हरीश रावत को देखकर हरीश रावत के जो पिछले दिन का जो मामला रहा, अंदरूनी कला रही आला कमान को लेकर के, बीजेपी ने कोशिश करी कि हो सकता है हरीश रावत का ये कदम बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरीश रावत की आला कमान से बात हुई, खुद राहुल गांधी हरीश रावत और उनके जो साथ के नेता थे उनसे बातचीत करी और मामले को मुश्किल से 2 दिन में महज सुलटा लिया और ये साबित कर दिया कि हाँ हरीश रावत ही उत्तराखंड की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा वरिष्ठ माने जाते हैं। इसलिए उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की कोई कमान संभालेगा तो राहुल गांधी के बाद वो सिर्फ एक हरीश रावत ही है। विशाल, मैं आपकी तरफ लौटूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक कमेंट सलोनी से ले लिया जाए क्योंकि ये वहां के मुद्दों को कवर कर रही है, उस पर इन्होंने खास तौर पर रिसर्च की हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा सलोनी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार उत्तराखंड में? देखिए उज्जवल, मुद्दे उत्तराखंड में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत हैं। सबसे पहला तो मुद्दा उत्तराखंड का है बेरोजगारी की। वहां पे बेरोजगारी अभी भी उतनी ही है जितनी साल 2017 में हमें देखने को मिली थी। 5 साल हो गए हैं, 3-3 2-2 मुख्यमंत्री वहां पे बदल चुके हैं, लेकिन तब भी अभी भी बेरोजगारी में कोई भी ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला है। इससे पहले आपको बता दूं कि अभी दिसंबर में वहां पे क्या कहते हैं उत्तराखंड विधानसभा जो हुई थी उसमें कोई चर्चा हुई थी बेरोजगारी को लेकर, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि 7 लाख लोगों को पिछले 4.5 साल में बेरोजगारी क्या कहते हैं नौकरियां जो है वो दी गई थी। तो वहीं विपक्ष ने बोला कि 10 लाख लोगों को जो है बेरोजगारी या ये कह सकते हैं जॉब दी गई है। तो बेरोजगारी हमेशा से अपना मुद्दा रहा है कि पिछले 4.5 साल में 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है या 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, और ये सच में वो आंकड़े हैं जो हमें बताने वाले हैं या हो सकता है ये आंकड़े कम भी हो सकते हैं। दूसरा वहां का सबसे दूसरा मुद्दा ये आता है महंगाई। उत्तराखंड में आज भी उतनी महंगाई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पेट्रोल है, डीजल के भाव है, रसोई गैस का भाव है। तो ये कुछ अहम मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जब भी कोई सरकार आने वाली होती है वो अपनी जनता से बहुत सारी ऐसी अपीलें करती है, बहुत सारी जनता को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि सरकार आएगी, 5 साल में कुछ ना कुछ तो कल्याण उनके राज्य में होगा, लोगों का होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, महंगाई कम होगी, लेकिन कुछ भी अलग हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है उत्तराखंड में। तीसरा मुद्दा यहाँ ये आता है कि 20 साल हो गए उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए, लेकिन आज भी पलायन जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में उठता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब पलायन उत्तराखंड में क्यों होता है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उस तरह की नहीं है, पढ़ाई लिखाई उस तरह की नहीं है जिस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से माँ बाप जो है अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में तीसरा मुद्दा जो है पलायन का है, जो हमेशा से देखा जा रहा है। 20 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, 20 साल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इन 20 साल में पलायन आज तक हमें वहां देखने को मिला है। चौथा मुद्दा वहां पे आ जाए एजुकेशन का, कि वहां पे एजुकेशन की इतनी कमी है जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। फिर से हम अगर हम फिर से उसको जोड़ के देखें तो एजुकेशन, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह आज भी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कम है। हालांकि हम उत्तराखंड को बैकवर्ड एरिया नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में बहुत कम है। सड़कों की कमी है, क्योंकि हर साल उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हमें तबाही देखने को मिलती है। बाढ़ हो गया या लैंडस्लाइड हो गई या बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें उत्तराखंड में हर साल देखने को मिलती हैं, लेकिन उस पर भी कोई ज्यादा काम लोग
नहीं करते हैं। सड़कों की कमी आज भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है। आखिरी मुद्दा आता है किसान आंदोलन का। हमने भी देखा कि पिछले 1 साल में किस तरीके से किसान जो है डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। 1 साल बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं अपने आप में एक आंकड़ा होता है, या 1 साल बहुत बड़ी चीज है। तो 20 से 25% जो है वहां से किसान जो है आते हैं, लोग एग्रीकल्चर वहां करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये भी बहुत बड़ा है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे अहम बात जो ये आती है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड को दिल्ली बनाने का वादा किया है। उन्होंने उत्तराखंड के जनताओं से बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि वो 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री करवाएंगे। 18 साल से जो आगे उम्र की जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। लेकिन ये सभी चीजें तभी होंगी, उन्होंने साफ साफ बोला है, अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में आएगी तभी ये सारी चीजें उन लोगों को मिलेंगी। इसी के साथ ही हर घर के एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसको 5000 रुपए का कह सकते हैं स्टिपेंड दिया जाएगा जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने ये सारे वादे किए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि 1 लाख गवर्नमेंट जॉब 6 महीने तक आम आदमी पार्टी जो है वो करवाएगी, लोगों को दिलाएगी। भाई अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने में 6 बार दौरे कर चुके हैं। एक दौरा उनका भी हाल ही में होकर चुका है जहां पे उन्हें न्यू परिवर्तन यात्रा का जो कह सकते हैं एक उत्तराखंड वालों को दिया है। इससे पहले 5 दौरे में वो इतने सारे ऐलान कर चुके हैं कि वो स्टिपेंड दिलाएंगे, नौकरियां दिलाएंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला है कि जो नौकरी से जो ये मिलिट्री से नौकरी से जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें जॉब दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विस रूम में उन्हें नौकरी दी जाएगी। जितने भी लोग हैं उत्तराखंड में, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं पहला मिलिट्री में जाके शामिल होते हैं। बहुत सारे जवान उत्तराखंड से आते हैं। तो जो भी जवान जिनकी भी जवान की मृत्यु हुई है, जो भी पहला मिलिट्री में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब वो दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड मॉडल में लेके जाना चाहते हैं। वो उत्तराखंड को दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी बोलने की कह रहे हैं, जॉब दिलाने की कह रहे हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो फ्री में तीर्थ यात्रा लोगों को प्रोवाइड दिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ यही है साफ साफ कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आती है तभी ये सारी चीजें उत्तराखंड की जनता को मिलेगी। अब जनता जो उत्तराखंड की बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, उनको भी पता है कि अब उनको कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो उस कुर्सी पे बैठाना है, कौन सा मुख्यमंत्री नहीं बैठाना है। आगामी चुनाव है, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हर पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है जीतने की, हर पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है। अब देखना ये होगा कि इन सब वादों का उत्तराखंड की जनता पे कोई असर होता है या नहीं। विशक सलोनी, आपने जो लास्ट कमेंट अपना दिया है जो आम आदमी पार्टी के साथ एक जो यात्राएं करवा रही है, तो जाहिर तौर पर है 11 करोड़ की इस आबादी वाले राज्य में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो धर्म का ही मुद्दा रहने वाला है। हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई सारी आस्थाएं वहां पर हैं। और उसी के साथ जब भी राजनीतिक क्षेत्र के या राजनीति के नेताओं की वहां शुरुआत होती है, चाहे आप हाल ही के चुनावी रैलियों को देख लें, तो सबसे पहले साधु संतों से उसकी शुरुआत करी जाती है और साधु संतों के आशीर्वाद के बाद से शुरू किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी रहती है, वहां सबसे आगे रहती है इस मुद्दे को भुनाने में। इस बार भी वो मुद्दा भुनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी ने भी जय गणेश के नारों के साथ शिवालयों में और शिव पूजन के स्थानों में अभिषेक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि साफ तौर पर हर पार्टी समझती है कि उत्तराखंड के अंदर अगर चुनाव जीता जाए तो वहां पर आप धर्म और हिंदुत्व को लेकर के अवेयर हो जाओ तो वहां से चुनाव की बयार बह सकती है, क्योंकि इस राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू आबादी है और वो डिसाइड करती है वहां पे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के अंदर सीएम पद के प्रत्याशी का चेहरा सबसे पहले तय कर दिया था। एक आर्मी पर्सन को लेकर के वो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग आकर के बड़े स्तर पर बदलाव कर सकते हैं। विशाल से हम इस पर आगे कमेंट ले रहे हैं कि आगे आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, इस राजनीति को कैसे बुनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी कैसे अहम भूमिका निभा रही है। विशाल।
बिल्कुल उज्जवल, अगर मैं बात करता हूँ आम आदमी पार्टी की तो कहीं ना कहीं एक हंसी सी आती है पहले तो, कि एक होता है कि चलो आप दिल्ली को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही मॉडल दूसरे प्रदेश में थोपे, जबकि आपके खुद का जो आपका प्रदेश है, खुद की जो दिल्ली राजधानी है देश की सबसे बड़ी, आप उसमें ये आकर के कह रहे हैं कि यहाँ तो आप महिलाओं को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन आप दूसरे प्रदेश में जाकर के कह रहे हैं कि आप महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि वहाँ आप हज़ार लाखों की तादाद में नौकरियाँ बांटेंगे, तो वो नौकरियां आएंगी कहां से? आप रोड पहले वो मैप तैयार करवाइए। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती आई है अरविंद केजरीवाल पर कि आप एक बरगलाने की कोशिश कर रही है। जो बातें आप नहीं समझा पा रहे लोगों को, सिर्फ आप वो लाखों में और हजारों में सिर्फ वो बॉल फेंकने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बीजेपी के पास पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी की मैंने बताई कि लोग नहीं उनको इतना पसंद करते, लेकिन बीजेपी मजबूर है कि अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ सकती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर साथ में है उनकी चुनाव लड़ने की। अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का पत्ता नहीं खोल रही है। कांग्रेस का मानना है कि सिर्फ हम हरीश रावत और राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी इन सबसे आगे निकल करके वो अजय कोटियाल को लेकर के आगे बढ़ रही है, और वो अरविंद केजरीवाल और अजय कोटियाल के साथ ही उत्तराखंड की चुनावी रणनीति को साधने की कोशिश कर रही है, वहां की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, डीडी हाट, रानीखेत, कोटद्वार और यमुनोत्री को जिले को निर्माण को लेकर के आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इस जिले का दोबारा से जिलों का निर्माण किया जाए। तो ये वाला जो पत्ता है वो अरविंद केजरीवाल बखूबी खेलने का काम कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हो सकता है ये जिलों के निर्माण को लेकर के मैं एक अच्छी राजनीति कर सकता हूं और मैं उत्तराखंड की सत्ता में भी वापसी कर सकता हूं। और अगर मौजूदा उत्तराखंड के हालातों की मैं बात करूं तो 2 मंडल और 13 जिले अभी फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं जिनको जिलों की निर्माण है, जैसे कि मैंने बताया डीडी हाट, रानीखेत, कोटद्वार, तो ये लोग चाहते हैं कि एक बार जिलों का दोबारा से निर्माण कराया जाए, जिससे कि जो लोग हैं वहाँ उनको आंदोलन ना करना पड़े, वो अपनी सुविधा ले सके। क्योंकि उनका आरोप रहा है कि जितनी भी सरकारें आई है पिछले 20 से 21 सालों में, सिर्फ मुख्यमंत्री आते हैं और सिर्फ दावा करके चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं। सरकार आने के बाद सिर्फ एक बार घूमने आते हैं और सिर्फ अपना वादा कहते हैं कि हाँ ये आश्वासन ही दे करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं हरीश रावत की बात करूं तो हरीश रावत ने भी अपने कार्यकाल में आश्वासन दिया था कि हाँ मैंने सब कुछ रोड मैप तैयार कर लिया है, मैंने बजट तय कर लिया है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक मैं काम शुरू करता तब तक उनकी सरकार उनके हाथ से निकल गई थी। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने भी वादा किया था कि हाँ मैं ये काम करवाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। तो इस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में हर 5 साल पे परिवर्तन होता है, हर 5 साल में किसी एक नए दल को मौका मिलता है, और इस बार की जो राजनीति है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सीटें काटने का काम किया है, वोटिंग काटने का काम किया है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तराखंड में पंजाब की तरह दूसरी बड़ी पार्टी बन जाए, और बीजेपी या कांग्रेस को इससे सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जिस तरह अपना उत्तराखंड में दिल्ली का मॉडल पेश कर रही है, और शिक्षा का जो मॉडल उन्होंने दिया है, और उसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या रहती है, जो सलोनी ने भी आपको बताई कि लैंडस्लाइड की समस्या है, वहां एक बहुत बड़ी समस्या, उस समस्या की वजह से उत्तराखंड कुछ सालों में जितना आगे बढ़ पाता है, फिर से एक छोटी घटना, एक बड़ी घटना की वजह से, छोटी मोटी तो घटनाएं होती रहती, लेकिन जब कोई बड़ी लैंडस्लाइड की घटना होती है तो वही उत्तराखंड कई साल फिर पीछे चला जाता है, और उसको सजने संवरने में, बनने में, तैयार करने में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर कई साल लग जाते हैं। इसी वजह से, इसी को कोरिलेट करके एक और मुद्दा सलोनी ने आपको बताया था कि वो पलायन का वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पलायन के मुद्दे की वजह से, चूंकि वहां शिक्षा का इतना ध्यान है नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई भी सरकारें होती हैं, हरीश रावत जिस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर थे उनके सामने भी लैंडस्लाइड की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, और उसके बाद से ही उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन जो लैंडस्लाइड की समस्या की वजह से वहां के जो युवा हैं, जब उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों की बात उनके ध्यान में नहीं आती है, सरकारें उनके हक में नहीं करती हैं, तो उनको वहां से पलायन करना पड़ता है। अब जब ये पलायन करते हैं तो किसी दूसरे राज्य में नौकरी पेशे के लिए, पैसा कमाने के लिए निकलना पड़ता है, और फिर घर चलता है। तो ये एक उत्तराखंड की बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या को समझा, और उसके साथ ही उन्होंने अपना चुनावी
घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें कह दिया है कि उत्तराखंड के हर एक घर को हम रोजगार देंगे। अब ये रोजगार कैसे दिया जाएगा, केजरीवाल का क्या मॉडल है, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा मॉडल दिखा नहीं, उत्तराखंड में किस बेसिस पे बोला है और क्या अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार में ही नहीं है। और अगर सरकार आ जाती है आम आदमी पार्टी की तो ये देखना होगा कि उनका क्या कुछ वहां पे रहने वाला है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से अब पहले देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों पे बात करती है, आप देखो दिल्ली में जिस तरह से पेश किया, कई सारी सुविधाएं दी हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर थी, अरविंद केजरीवाल उससे डील कर रहे हैं, काफी हद तक किया भी। जो शिक्षा का एक सबसे बड़ा मॉडल था वो मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में उन्होंने पेश किया। अब ये मॉडल ले जाकर के जिन अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होने हैं वहां ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अलग अलग नहीं आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बात करो तो योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना करके और साथ में प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह पोस्टर बैनर ऐसे दिखेंगे, जबकि इसी राज्य में उत्तर प्रदेश में आपको 2 उप मुख्यमंत्री और हैं जिनकी कोई भी चर्चा नहीं होती है, जिनकी कोई भी आपको बातें सुनाई नहीं देती हैं, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या दिनेश शर्मा हो। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास चेहरे नहीं है, लेकिन बीजेपी उन चेहरों पर खेलना नहीं चाहती है। बिल्कुल यही हाल उत्तराखंड में है, बीजेपी के पास कई चेहरे हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उन चेहरों की इतनी हैसियत नहीं है कि उत्तराखंड की जनता को उसमें भुनाया जाए, उन मुद्दों के साथ भुनाए और उस चेहरे को पसंद करें। इसीलिए बीजेपी इस बार पुष्कर सिंह धामी को आगे कर रही है और प्रधानमंत्री खुद जाकर के, अभी 2 रैलियां बड़ी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के अंदर की हैं और उन रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने यह पेश करने की कोशिश की है कि जिस तरह से हमने कई सारी राज्यों का विकास हुआ है, देश के कई सारी विकास कार्य गिनाए हैं, तो वही काम उत्तराखंड में हम फिर से करेंगे। हालांकि उत्तराखंड का इतिहास मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार रिपीट होगी तो ये एक बड़ा इतिहास होगा। लेकिन हम बहुत जल्दी आपको अपना ओपिनियन पोल, अपना सर्वे भी बता दें कि हमारी इस रिसर्च टीम में क्या निकला है। इस बार के सर्वे में कांग्रेस पार्टी जो है वो 2017 में 13 सीटों के साथ उत्तराखंड में आई थी, लेकिन इस बार 2022 में हमारे सर्वे के मुताबिक 37 से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 24 से 29 सीटों के अंतर पे है और इसके साथ ही ये बढ़त है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2017 में 54 सीटें निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार की अगर हम बात कर लें तो 26 से 30 सीटें हमारे आंकड़े के मुताबिक निकल रही हैं, जिसमें 24 से 28 सीटों का साफ नुकसान होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2017 में आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं निकली थी। आम आदमी पार्टी उस तरह से तैयार नहीं थी खुद के लिए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से केजरीवाल जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति उत्तराखंड में लगी हुई है, तो उसके मुताबिक हमारे सर्वे में जो निकल करके आया है वो 3 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ले सकती है उत्तराखंड की 70 सीटों की अगर हम बात कर ले तो वहीं अगर अंतर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर जितनी भी सीटें मिलेंगी वो उसके लिए फायदे का ही सौदा होगा। और राज्य में जब चुनाव लड़ रही है तो वहां से कुछ हासिल होकर के ही वापस लौटेगी, तो 3 से 5 सीटों की जो मिल रही है इस बार तो वो देखना होगा। बसपा की बात करें तो मायावती का फिलहाल तो जो 2017 में जब वो चुनाव लड़ने गई थी तो आंकड़ा 0 था, लेकिन इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक बसपा को 1 सीट उत्तराखंड में मिल सकती है और ये 1 सीट अगर बसपा यहां से निकाल रही है तो बसपा के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि 2017 में वो 0 सीटों के साथ रही थी, 1 भी सीट उसको हासिल नहीं हुई थी और इस बार अगर 1 सीट मिलेगी तो बसपा का खाता यहां से खुलेगा। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ बसपा अब उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ पाएगी। बसपा एक बार पंजाब में भी चुनाव लड़ने गई थी, लेकिन कुछ खास असर दिखा नहीं वहां पे, तो इस बार उसने लड़ने का मन नहीं बनाया, लेकिन उत्तराखंड में 1 सीट हमारे सर्वे के मुताबिक निकल रही है। अन्य क्षेत्रीय दलों की वहां की बात कर ले तो 2017 में 2 सीटें उनको मिली थी, लेकिन इस बार का जो समीकरण बैठ रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और इसके साथ ही बसपा को भी चूंकि 1 सीट मिल रही है, तो अब वो आंकड़ा कम हो गया है क्षेत्रीय दलों का और वहां से एक पार्टी 1 सीट सिर्फ निकाल सकती है। वो कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय दल जो हो सकता है वो आगे आ सकता है। तो उसी के साथ ये हमारा सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था, सबसे बड़ा सर्वे था जो हमने उत्तराखंड की 70 सीटों पर किया था और इन्हीं 70 सीटों पर 36 का जो नंबर होता है वो अपने आप में बहुत अहम होता है, क्योंकि ये 36 जिस पार्टी के पास आ जाएगा वो बहुमत हासिल करेगी और हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस जो बहुमत का आंकड़ा है इसको लेने में सफल हो सकती है। फिलहाल की रणनीतियों की बात करें, फिलहाल के चुनावी मौसम की बात करें, क्योंकि अभी भी चुनाव होने में लगभग 1-1.5 महीने का वक्त है और इस 1-1.5 महीने में
क्या कुछ सियासी उठापटक होती है, किस तरह से किन दलों में क्या समन्वय होता है, किस तरह से कौन सी पार्टियां गठबंधन करती हैं और सबसे बड़ी बात कौन से चेहरों को पेश करती हैं, यह देखना अहम हो जाएगा उत्तराखंड के चुनावों में। और उत्तराखंड की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति के बराबर है। यहाँ की बहुत सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले हैं, वही मुद्दों के ऊपर उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाता है। ये बात आप जाहिर तौर पर ध्यान रखिए। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार जो होगी बदलाव की बयार होगी, वो हमेशा से उसका एक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है और कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। इस बार की तो इंतहा ही हो गई जब 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले गए और तीसरी बार मुख्यमंत्री यहां पर बैठा ले गए। तो ये सबसे बड़ा हमारा ओपिनियन पोल था। इस ओपिनियन पोल पर अपनी राय हमें जरूर बताइए और इसके साथ ही हम आपसे फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, वहां भी अपनी राय पेश करिए और लाइव हमारे साथ जुड़िए। वहां पे अपने ओपिनियन पोल जो आप वहां की जनता जो समझ रही है, जो आप मुद्दे वहां उठाने चाहते हो, उनके साथ जुड़िए और हमें जरूर बताइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इस ओपिनियन पोल पर अपनी राय दीजिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।